नेक्स्ट टॉपिक इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखे, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनका कोई नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जैसे पैरामैग्नेटिक में, बट जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में वो क्या होते थे, फेबली यानी कम वीक मैग्नेटाइज होते थे, बट इस केस में क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, कोबाल्ट निकल हो गया, गैलोडियम हो गया। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट टू ए मच ग्रेटर डिग्री। अब क्या है, इसकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैरामैग्नेटिक की होती हैं, बट कुछ ज़्यादा डिग्री पे होती हैं। ठीक है, ये जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, इनकी भी टेंडेंसी होती है वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में स्मॉल होते थे, इस केस में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाएंगे। उस केस में म्यू आर की वैल्यू क्या होती थी, बहुत लार्ज होती थी बट बहुत कम होती थी, बट इस केस में जो आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो लार्ज। अगर म्यू आर लार्ज है तो दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स चेंज ओवर टू ए पैरामैग्नेट्स। अब ये क्या कहता है, किसी एक टेम्परेचर पे अब ये जो फेरोमैग्नेट्स हैं ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो ट्रांजिशन होता है टेम्परेचर का, इसको क्या कहते हैं हम, क्यूरी टेम्परेचर। अब फेरोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है, हम इसको किससे देखेंगे, विल्स थ्योरी से देखेंगे। Like paramagnetic substances, each atom of a ferromagnetic substance is a tiny dipole moment। जैसे हमने पैरामैग्नेटिक में देखा था, फेरोमैग्नेटिक का भी क्या होता है, टाइनी डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, एटम्स फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इफेक्टिव रीजन कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, छोटे छोटे एरिया रीजन्स बनाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, दैट इज 1000 एंगस्ट्रॉम एंड अबाउट 10⁻10 एटम्स। एक डोमेन में कितने एटम्स होते हैं, 10⁻10 एटम्स होते हैं। विद इन ईच डोमेन अ स्पेशल इंटरेक्शन कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग रेंडर्स डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दस ईच डोमेन इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो हर डोमेन है ये क्या है, एक एज अ मैग्नेट काम करता है। ठीक है, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तो भी। ठीक है, ये क्या होता है, अब जैसे ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब क्या लगेगा, इस पर कोई टॉर्क अप्लाई होगी। ठीक है, सपोज ऐसे ऐसे टॉर्क अप्लाई हुई तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में ले आएगा। ठीक है, ये एक डोमेन है, आप क्या देख रहे हो, इसमें जो डायरेक्शन है सबकी सेम हो गई। ठीक है, thus each domain is a strong magnet without any external magnetic field. In spite of this, a ferromagnet substance does not behave as a magnet। ठीक है, ये जो फेरोमैग्नेट सब्सटेंस है ये क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होता, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डिफरेंट डोमेन्स का, वो क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है, ताकि उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में वो क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, अभी क्या है आपका, ये सपोज डोमेन है, ये क्या है आपके रेंडमली ओरिएंटेड है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, तो ये क्या है हमारा नेट, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो तो क्या है, ज़ीरो है। जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब हमने क्या किया, पहले तो क्या थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं थी, अब हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये क्या होगा, हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब ये क्या करता है, दो प्रॉपर्टीज शो करता है इसकी। ठीक है, एक तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन। ये क्या थी, आपकी बाउंड्रीज हैं किसी भी डोमेन की, तो ये क्या होंगी, ये डिस्प्लेस हो जाएंगी। कैसे, ऐसे। ठीक है, इसमें पहले ऐसे थी बट ये डिस्प्लेस होके कहाँ आ गई, नीचे आ गई। डोमेन्स विच आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फॉर इंक्रीजेज इन साइज। अब सपोज करो इस डायरेक्शन में क्या है आपका, आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी, तो जो डोमेन्स इस डायरेक्शन में होंगे उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
इंक्रीज इन साइज एंड द डोमेन्स विच आर ओरिएंटेड ऑपोजिट टू द फील्ड डिक्रीज इन साइज। अब ये क्या थे, ऑपोजिट थे, ये भी ऑपोजिट है, यानी ये उस डायरेक्शन में नहीं है, तो वो क्या हो गए, डिक्रीज इन साइज। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रोटेशन ऑफ डोमेन्स, ठीक है। द डोमेन रोटेट टिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो इनके डोमेन है ये कैसे रोटेट करेंगे, जब तक इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है, अलाइन नहीं हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ये एज अ मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है। अगर आप एक मैग्नेट है उसको हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दैट मीन्स वो क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा, तो यानी धीरे धीरे ये सारे जो मैग्नेट्स हैं ये क्या कर देंगे, उसको मैग्नेटिक जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या था, उसी डायरेक्शन में था, ये नीचे था, इस पे टॉर्क अप्लाई हुई तो ये ऊपर हो गया, ये सीधा हो गया उल्टे से, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, इधर हो गई। ये जो फर्स्ट फिगर है ये तो कब की फिगर है, जब क्या है, मटेरियल क्या है आपका, बी क्या है इस केस में 0 है, ठीक है। जो फेरोमैग्नेट है सेकंड क्या है आपका, ये जब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और डोमेन्स क्या करते हैं, बी की डायरेक्शंस में खुद को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, कि ठीक है। कुछ मटेरियल्स में जैसे आपका सॉफ्ट आयरन है, इस केस में जो आपकी मैग्नेटाइजेशन है वो रिमूव हो जाएगी। ये जो मटेरियल्स है इनको क्या कहते हैं हम, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स कहते हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पे आपकी मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे एल्निको हो गया, एल्निको मतलब एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दें, अब दोबारा से रिमूव कर दें, बट उसमें क्या हो, कुछ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट कर जाए, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा वो क्या होता है, हार्ड मैग्नेट होता है। फर्दर व्हेन ए फेरोमैग्नेट इज हीटेड इट्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने देखा जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, हमारी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है चेंज हो जाएगा, किसमें, पैरामैग्नेटिक में। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, थर्मल मूवमेंट बढ़ जाएगी, एटम्स की थर्मल मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स क्या होगा, अब वो पहले एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, अब वो अलाइनमेंट टूटती जाएगी, वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वो फेरोमैग्नेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक में। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म टू पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अब जिस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, ग्रुप ऑफ एटम्स विच अलाइन देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दे हैव क्लियर कट डिफाइंड नॉर्थ साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड योर डोमेन। हमें किसका याद रखना है, मेनली हमें आयरन का याद रखना है। क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 1043 केल्विन होता है, ठीक है। कोबाल्ट का भी याद कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, ज़रूरी नहीं कि सारे मटेरियल सेम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होंगे, नहीं, सब मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए उन सब का क्यूरी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये टेबल है जिसमें हमने क्या किया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है, किसकी टर्म्स में, ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी की टर्म्स में। नेक्स्ट इज क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब क्यूरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस क्यूरी लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। हमारे मटेरियल की कितनी मैग्नेटाइज होने की क्षमता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो बी, ठीक है, हमारा कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है उसके ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, ठीक है। हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब जब इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी, एंड वी हैव सीन बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, एच के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बी की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, एच लिख दिया। अब एच को इधर ले आए, ठीक है, आई को दूसरी साइड ले गए, तो दैट इज आई बाई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई
टी, और आई बाय एच हमने क्या देखा था, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है। तो ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसकी जगह लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो सी है यहाँ पे, यही क्या है आपका क्यूरी कांस्टेंट है। दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Thus for a paramagnetic material both psi and mu r depends not only on the material। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक के लिए हमने क्या देखा था, ये जो आपकी ससेप्टिबिलिटी थी और परमिएबिलिटी थी, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनका ग्राफ जाएगा। अब ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू क्या हो गई, जैसे जैसे आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उस केस में हम आई के साथ इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, ये क्या होती जाएगी, पहले इंक्रीज होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएगी, मींस कांस्टेंट हो जाएगी। जितना आप ससेप्टिबिलिटी बढ़ाते जाओगे, अब उस केस में उसकी वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा मटेरियल। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जहाँ तक वो मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी।